हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्राहम का विषय नियम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस नियम के अनुसार देखिए उन्होंने ये बताया, ग्राहम वैज्ञानिक ने उन्हें ये बताया कि स्थिर ताप और दाब पर गैस की जो विसरण दर होती है स्मॉल आर, उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट के। तो यहाँ देखिए हमने आर्थ करके लिखा है, तो अगर कोई बच्चा पेपर में ये लेता तो भी सही माना जाएगा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√, करड़ी में स्मॉल डी। यदि दो गैसों की विसरण दर क्रमशः R1 R2 और घनत्व D1 D2 हो तो इस नियम के अनुसार होगा R1/R2 = √D2/D1। और यहाँ पर अगर इक्वल बनाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए वाष्प घनत्व स्मॉल डी बराबर होता है भार बटे तो, और स्मॉल आर की वैल्यू जो होती है विस्तृत आयतन बटे विस्तृत समय आता है ये। तो यहाँ पे इसीलिए R1/R2 बराबर V1/T1/D2/D2 जो इक्वल होगा √D2/D1 के, और यह इक्वल होगा M2/M1 के, जहाँ R1 R2 विसरण दर है, V1 V2 विस्तृत आयतन, T1 T2 विसरण समय, D1 D2 घनत्व, M1 M2 गैसों के क्रमशः व्यवहार है। क्या क्रमशः क्या है व्यवहार होंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 760 मिलीमीटर दाब और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर किसी गैस का घनत्व 6.4 ग्राम पर लीटर है, तो 570 मिलीमीटर दाब पर उसका घनत्व क्या होगा यदि ताप स्थिर है। तो समान ताप पर किसी गैस के लिए क्या हो जाएगा P1/D1 P2/D2। अब यहाँ से जो वैल्यू हमें दिया उसको लिख लेंगे, जो यहाँ D2 का मान नहीं पता जिससे आप निकालेंगे, तो निकालने पर 4.8 ग्राम पर लीटर आएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन अगला, किस ताप पर 28 ग्राम N2 का 2.646 वायुमंडल का दाब पर आयतन 10 लीटर है। मतलब स्मॉल w की वैल्यू दी हुई है, N2 का मान 2.64 वायुमंडल, तो P की वैल्यू हो गई आयतन 10 लीटर, M का मान जो होगा मतलब अणुभार, स्मॉल m की वैल्यू जो अणुभार तो नाइट्रोजन का परमाणु भार, तो 28 हो गया, 2 नाइट्रोजन तो यहाँ 2 गैस लिखिए गया। अब यहाँ देखिए आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर W/M और T समीकरण से इसमें वैल्यू रख देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करना है, किस दाब पर P की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। किस ताप पर पूछा तो हमें यहाँ टेम्परेचर निकालना, टेम्परेचर नहीं दिया तो यहाँ T बराबर हमने इक्वल किया, तो आप टेम्परेचर पे निकाल सकते। इस प्रकार आप वैल्यू रख के हल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 299.63 केल्विन होगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस जल के ऊपर एकत्रित की गई नम गैस का कुल दाब 735 मिलीमीटर था। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय वाष्प दाब 23.8 मिलीमीटर है, तो शुष्क गैस का दाब कितना होगा। तो नम गैस का कुल दाब बराबर शुष्क गैस का दाब प्लस जल वाष्प का दाब, और शुष्क गैस का जो दाब होगा नम गैस का दाब कुल दाब में से जलीय वाष्प दाब को हटाएंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन 25 ml H2 50 सेकेंड में मिश्रित होती है, तो समान परिस्थितियों में 30 ml O2 को मिश्रित होने में कितना समय लगेगा। H2/VO2 TO2 अंडर M O2/MH2, मतलब यहाँ TO2 का मान इससे आप निकाल लेंगे, विस्तृत आयतन बटे विस्तृत समय से, और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट। हल करने के लिए यहाँ पर 240 सेकेंड आएगा। अब हम यहाँ गैसों के अणुगत सिद्धांत के बारे में अध्ययन देखते हैं कि उनके अणुगत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो देखिए मैक्सवेल वैज्ञानिक जो थे अणुगत सिद्धांत की अवधारणा को उन्होंने 3 मुख्य भागों में बांटा। उन्होंने पहला ये बताया कि गैस के अणु से संबंधित अवधारणा है, मतलब जो गैस के अणु होती हैं उनकी एक कॉन्सेप्ट, मतलब क्या होता है किसी वो बनी होती है, तो जो प्रत्येक गैस के जो होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती, जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु जितने छोटे होते हैं कि इनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और इनकी देखिए अब यहाँ आणविक अवस्था उनकी क्या होती है, मतलब जो की अरेंजमेंट होती है, मतलब किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं वो देखते हैं। तो देखिए गैस के जो अणु होते सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं और भिन्न भिन्न स्थिर वेग से संभावित दिशा में क्या करते हैं, अस्त व्यस्त तरीके से सरल रेखा में गति करते हैं। इनकी गति जो की दिशा जो होती है केवल तभी परिवर्तित हुई जब इन अणुओं के बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। जब तक टक्कर नहीं होती इनकी दिशा। और अब यहाँ देखिए इन अणुओं के बीच होने वाली टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, तथा इन टक्करों के दौरान कणों की औसत गतिज ऊर्जा आदान प्रदान होती है, और इन कणों का गुरुत्व प्रभाव जो होता है नगण्य होता है। इन अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य होता है।
फिर देखिए इन अणुओं के बीच लगने वाला अंतरण बल आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। इन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्योति गैस की परमता के समानुपाती होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की इक्वल होती है। यहाँ देखिए दाब का अवधारणा कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। उन्होंने तीसरे पॉइंट में दाब की अवधारणा की, मतलब उन्होंने बताया कि जब भी कोई गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की दीवार पर क्या करती है, दाब डालती है, क्योंकि गैस के जड़ होते हैं बर्तन की दीवारों से हमेशा टकराते रहते हैं। और जो गैस उपरोक्त अवधारणा का पूर्णतः पालन करती है वो आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस एक कल्पना है, मतलब एक उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, वो रियल होती नहीं है, क्योंकि कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श नहीं होती। जो गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित होती है उसे वास्तविक गैस कहते हैं। सामान्यतः वास्तविक गैस जो होती है एक निश्चित ताप और निश्चित ताप के क्षेत्र में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, उसको निश्चित टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है तो आदर्श गैस के भांति व्यवहार करती है। देखिए कभी 2 नंबर में अंतर पूछ लेता है आदर्श गैस और वास्तविक गैस, तो हमें ये जानना चाहिए कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर है। तो आदर्श गैस जो होती है सभी ताप दाब की दशाओं में गैसों के नियमों का पालन करती है, लेकिन वास्तविक गैस जो होती है वो निश्चित ताप की दशाओं में ही नियम, मतलब ये विशेष टेम्परेचर और प्रेशर की दशाओं में। और कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो आदर्श गैस नहीं है, मतलब ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी गैस नहीं जो आदर्श गैस नहीं है। और सभी ज्ञात गैसें जो हैं वास्तविक गैस हैं। और आदर्श गैस जो है वो कभी भी द्रवित नहीं, मतलब उनको लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतरालों का आकर्षण बल नहीं होते हैं। वास्तविक गैस जो हमेशा द्रवित हो सकती हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतरालों का आकर्षण बल पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं अणुगत समीकरण और काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो गैसों के जो अणुगत सिद्धांत के आधार पर अणुगत समीकरण प्रतिपादन किया गया जो निम्नलिखित है। देखिए तो PV बराबर 1/3 mn/u² RMS। यहाँ जो P है वो गैस का दाब है, m गैस के एक अणु का द्रव्यमान, n गैस के अणुओं की संख्या, u RMS वर्ग माध्य मूलचल। मतलब जो P होता है वो PV जो होता है इक्वल होता है किसके 1/3 mn/u² RMS। अब हम यहाँ देखते हैं आणविक चलों के प्रकार। आणविक चलों के प्रकार देखिए गैसीय अणु जो होते हैं 3 प्रकार के चलों की कल्पना की गई। उनके पहला औसत चाल जिसे हम UAV से इंडिकेट करते हैं, दूसरा प्रायिकता चाल जिसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं, तीसरा वर्ग माध्य मूल चाल रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसको हम URMS से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए इसकी हम औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड जिसे कहते हैं। तो देखिए किसी गैस के नमूने में जो उपस्थित अणुओं की चाल का औसत उनकी औसत चाल कहलाता है। तो इसे UAV से इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करने का ये तरीका UAV बराबर U1 + U2 + U3 (n), जहाँ U1 U2 U3 नमूने में उपस्थित कुल n अणुओं में प्रथम द्वितीय तृतीय अणु की चालें हैं। यदि नमूने में उपस्थित कुल अणुओं में n1 अणुओं की चाल U1 हो, n2 अणुओं की चाल U2 हो, तब UAV = n1 U1 + n2 U2 n1 + n2 + इस प्रकार से UA की वैल्यू जो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 8RT/πm, मतलब औसत चाल जो होती है वो 8RT/πm अंडर रूट के बराबर होती है। और प्रायिकता चाल हम यहाँ देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सर्वाधिक अणुओं द्वारा प्राप्त की गई चाल जो होती है प्रायिकता चाल कहलाती है। तो UMP बराबर √2RT/m। इसका जो फार्मूला होता है √2RT/m। और देखिए हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए क्योंकि कई परीक्षाओं में इसका कैलकुलेशन पूछ लेता है, ये तो डायरेक्ट ये पूछ लेता है इसका मान कितना होता है। देखिए हम ये थर्ड पॉइंट देखते हैं, चौथा वर्ग माध्य मूलचाल रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो गैस के किसी नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की जो चाल के वर्गों का औसत उनकी वर्ग माध्य मूलचाल या URMS कहलाती है। तो URMS = √U1² + U2² + n। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं URMS = √n1 U1² + n2 U2² + n1 + n2 इस प्रकार से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो √3 PV/M और PV बराबर RT होता है हम जानते हैं, तो इसलिए 3RT/m। और यहाँ √3 P/d क्योंकि D बराबर m/v होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। चूँकि इतना होता है तो आप इसको समझने में दिक्कत ना करिए। फिर यहाँ देखिए UAV, UMP, URMS में संबंध, मतलब तीनों में क्या संबंध है, ये अक्सर करके पूछ लेता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। तो देखिए इन तीनों में जो संबंध है जिसको हम हल करेंगे, तीनों की वैल्यू का मान रखेंगे, इसको हल करेंगे तो इसमें संबंध पाया जाता है। UMP जो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसका अनुपात 1 होता है। UAV का मान 1.128 होता है और URMS का मान 1.224 होता है।
तो इस प्रकार से UAV का जो मान होता है वो 0.9213 URMS होता है। URMS की जो वैल्यू होती है 1.085 UV होता है, और URMS की जो वैल्यू होती है 1.224 UMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बराबर होता है। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन देखते हैं कि 50 केल्विन पर H2 गैस की परमाणु मूल छल तथा चल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए निकालते हैं कैसे। तो H2 की परमाणु मूल छल का फार्मूला √3RT/है। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर का मान रखें 50 केल्विन में दिया हुआ, इसको चेंज नहीं करना, तो √5√3R आ गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की यहाँ पे M की वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु का तो यहाँ ऑक्सीजन का निष्फल निकालेंगे तो ऑक्सीजन का देखिए हमने यहाँ 32 रखा, जो कि ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु का, इसमें गुणा करेंगे 2 का तो 32 आएगा। इसको करने पर ये आया 5√3R। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों का मान समान है, इसलिए यहाँ पे आंसर 1। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।